नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी जैन आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में। कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आप तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों को लेकर उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी में आज की हमारी चर्चा का विषय है बच्चों में पैरों की जन्मजात विकृतियां, इसके कारण एवं निवारण। और इस चर्चा में आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ल्यूनिक यदु जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पूर्व आप अपने नोटपैड उठा लीजिए और हमारा टोल फ्री नंबर नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। इस पर आप संपर्क करके हमारे डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं उससे सर्वप्रथम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो पैरों में विकृतियाँ होती है, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारा भविष्य होते हैं, और जब उनके स्वास्थ्य संबंधित जब परेशानियां आती हैं तो अभिभावक काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और जो हमारी चर्चा का विषय भी आज यही है कि पैरों में जो बच्चों की जन्मजात विकृतियां होती हैं, ये क्या होती हैं और ये कितने तरह की होती हैं? बच्चों में जो जन्म के समय जब वो नवजात शिशु पैदा होता है उस वक्त उसके पैरों में जो भी विकृतियाँ होती है, जन्म के समय जो होती है उसे जन्मजात विकृतियाँ कहते हैं। ये विकृतियाँ अनेकों प्रकार की होती है। सिंपल सी साधारण सी भी हो सकती है, जिसमें जैसे कि पॉलीडेक्टिली कहते हैं, उसमें अंगूठे या उंगलियां जो है पैरों की उंगलियां वो 5 ही जगह ज़्यादा हो सकती, 6 हो सकती, 7 होती, 8 हो सकती। या फिर सिंडेक्टिली होती है, उंगलियां जुड़ी रहती है, अलग अलग नहीं रहती है। ये सिंपल सी विकृतियाँ। इसके अलावा गंभीर विकृतियाँ जो होती है उसको एमेलिया, हेमीमेलिया, फोकोमेलिया कहते हैं। इसमें पूरा का पूरा लिम्ब भी शायद एब्सेंट रहता है या थोड़ा सा हिस्सा रहता है, पूरी की पूरी हड्डी गायब रहती है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल डिस्लोकेशन हो जाते हैं, हिप जॉइंट के डिस्लोकेशन हो जाते हैं, नी जॉइंट के भी डिस्लोकेशन हो जाते हैं। ये सब बड़े गंभीर प्रकार की विकृतियाँ होती हैं। पर जो सबसे ज़्यादा जो सामान्य ज़्यादातर मिलती है वो उसको कहते हैं हम लोग क्लब फुट। वो लगभग 1000 जब शिशु पैदा होते हैं तो उसमें एक शिशु में ये विकृति पाई जाती है। इसे कहते हैं कंजेनाइटल टेलिपस इक्वाइनोवायरस या सिंपली क्लब फुट कहते हैं। क्लब फुट इसलिए कहते हैं कि इसके पैरों का शेप नॉर्मल ना रह के ऐसा मुड़ जाता है, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो उसके दोनों तलवे एक दूसरे को देखते हैं। ये क्लब फुट कहते हैं। अंग्रेजी में क्लब एक प्रकार का वो हथियार होता है या लकड़ी होती है, जैसे गोल्फ क्लब होता है, उसका शेप ऐसा होता है हॉकी के जैसा। तो पैर का शेप भी वैसी उसके जैसा होता है, इसलिए उसको क्लब फुट कहते हैं। जी, अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। जी हाँ जी। तो सर, ये होने के क्या कारण होते हैं? जन्मजात विकृतियों के जो सबसे जो सामान्य कारण होता है वो आनुवंशिक होता है, और कोई दूसरे कारण तो पता नहीं, पर आनुवंशिक कारण होता है। और वैसा ही ये CTEV क्लब फुट भी आनुवंशिक कारण के कारण होता है। उसके अलावा कुछ दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे कि कुछ उसको न्यूरोमस्कुलर कुछ एक प्रकार की बीमारी होती है जो जन्म से ही होती है, उसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, उसमें मेनिंगोमाइनोसील। इसमें उसकी जो मांसपेशियों की ताकत कम ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण टेढ़ापन जन्म से ही रहता है। या कई बार वो आर्थ्रोग्राइपोसिस कंजेनाइटा करके एक दूसरी बीमारी होती है जिसमें पूरे शरीर में टेढ़ापन रहता है, तो उसमें ये पैर के भी क्लब फुट की बीमारी मिलती है। ये दोनों प्रकार जो इसको सेकेंडरी क्लब फुट कहते हैं। और प्राइमरी क्लब फुट जो होता है, जो प्राथमिक होता है, उसका कोई कारण अभी तक ठीक से पता नहीं चल पाया है। ज़्यादातर आनुवंशिक होता है। पर गर्भ के समय अगर गर्भवती माँ स्मोक करती है, सिगरेट पीती है या धुएं के आसपास रहती है, तो उसको ये बीमारी होने की गुंजाइश बच्चे को ज़्यादा रहती है। या फिर ये पहली प्रेगनेंसी होती है, पहला होता है, उसमें भी ये देखा गया है कि कुछ ज़्यादा उसका इंसिडेंस मिलता है पहली प्रेगनेंसी में। या कभी कभी एक बीमारी होती है ओलिगोहाइड्रोमनियाज, जो बच्चे की जो थैली रहती है गर्भाशय के अंदर, उसमें जो पानी रहता है, पानी की थैली, अगर उसमें पानी की मात्रा कम होती है तब भी कभी कभी ये क्लब फुट होने का अनुमान ज़्यादा हो जाता है। जी, तो गर्भावस्था में माता किस प्रकार के खान पान या प्रिकॉशंस रखें जिससे ये क्लब फुट होने की जो परेशानी है वो ना हो बच्चों में?
खान पान से इस क्लब फुट की बीमारी का कोई सीधा संबंध तो नहीं है, पर अच्छा अगर माता गर्भवती माँ खाना खाती है, उसका पोषण न्यूट्रिशन रहता है, तो बच्चे का जनरल स्वास्थ्य जो होता है वो अच्छा रहता है। पर सीधा सीधा कुछ खाने पीने से उसका संबंध नहीं। जैसा मैंने बताया, सिगरेट पीना या अल्कोहल पीने वाली माँ का बच्चे को ये होने की चांस ज़्यादा रहती है। जी जी, तो सर हम इसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं कि क्लब फुट की जो परेशानी हो रही है, इसे हम किस प्रकार से पहचानें, और जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल डेवलपमेंट होती है पैरों की, तो वो किस प्रकार से होती है? क्लब फुट गर्भावस्था में जब 20 सप्ताह का गर्भ हो जाता है, आफ्टर 20 वीक्स, अगर सोनोग्राफी करें तो क्लब फुट दिख जाता है। उसमें सोनोलॉजिस्ट को पता चल सकता है कि ये पैर मुड़ रहा है। और जब बच्चा पैदा होता है तब दिखता है, पैर का टेढ़ापन दिखता है उसको। नॉर्मली बच्चे का अगर पंजे को ऐसा ऊपर की तरफ करें तो वो उसके पैर से छू जाता है, नवजात शिशु का। हाँ, डॉर्सीफ्लेक्शन होने से वो लगभग शीर तक चले जाता है, पर ये क्लब फुट वाले बच्चों का पैर ऊपर नहीं जाता। इससे भी डायग्नोसिस हो सकती है, और दिखता है ऑब्वियस। कई बार हल्का फुल्का रहने से नहीं दिखता, पर ज़्यादा रहने से तो दिखता है कि सीधा सीधा है। पर ये एक जांच होती है जिससे उसको ऊपर करके देखने से अगर वो नहीं जा रहा है तो उसको क्लब फुट अपन लेबल करते हैं। जी जी, तो सर ये तो दोनों पैर की बात हुई। यदि एक पैर सामान्य है और दूसरे पैर में कोई डिफॉर्मिटीज है या कोई विकृति है, तो क्या वो पूरी तरह सामान्य हो सकती है? हाँ जी हाँ, ये जो क्लब फुट होता है वो 50% केसेस में दोनों तरफ होता है, और 50% केसेस में सिर्फ एक ही पैर में होता है। तो दूसरे पैर का इलाज करके उसको पहले बिल्कुल दूसरे पैर की तरह, अच्छे पैर की तरह किया जा सकता है। जी, तो सर ये जो बीमारी है, ये जो विकृति है, उसे ठीक करने के लिए क्या ट्रीटमेंट, थेरेपी या जांच कराई जाए? जांच तो जैसे मैंने बताया, सोनोग्राफी से पता चल जाता है। 20 वीक के गर्भाधारण के बाद वो पता चल जाता है, पर उसको जांच करने के बाद कुछ कर तो नहीं सकते। गर्भावस्था में कुछ इसका इलाज नहीं कर सकते जी। जब ये पैदा होता है तो पैदा होने वाले दिन से इसका इलाज शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो इलाज होता है उसकी मालिश होती है। ये इलाज उसको पहले दिन से शुरू कर सकते हैं। बाकी उसका इलाज चलता है, वो कभी भी आए जब भी आए उसका इलाज तो कर सकते हैं, पर पहले दिन से उसका इलाज किया जा सकता है। जी, और ये तो नवजात शिशु की बात हुई। यदि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसमें क्या कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो ऑपरेशन वगैरह या किसी भी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उससे ठीक हो सकता है? ये मैं इसके इलाज के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पहले दिन से ही हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पहला इलाज होता है वो मालिश, स्ट्रेचिंग कहते हैं। उसके बाद उसको प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर को एक सप्ताह में बदला जाता है। तो पहले दिन तो प्लास्टर नहीं लगाते हैं क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, पर 1 सप्ताह की उम्र होने के बाद से प्लास्टर लगाया जा सकता है। प्लास्टर लगाते वक्त पैर को जो टेढ़ापन रहता है उसके विपरीत दिशा में उसको डॉक्टर जो है, हड्डी के डॉक्टर या बच्चों के हड्डी के डॉक्टर रहते हैं, उन लोग उसको, वो स्पेशल टेक्निक होती है, उसके हिसाब से उसको स्ट्रेच करके प्लास्टर लगाते हैं, जो 1-1 सप्ताह में बदलते हैं। ये जो प्लास्टर वर्क है इसको 4 से 10 बार तक कर सकते हैं। उसके बाद लगभग पैर, ज़्यादातर बच्चों का पैर सीधा हो जाता है। और अगर इसके बाद भी अगर सीधा नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन वगैरह करने की गुंजाइश रहती है। जी, और जैसे कभी लैक ऑफ नॉलेज होता है लोगों को कि पहले ध्यान नहीं दिया, पता नहीं चला, तो उस लैक ऑफ नॉलेज के कारण उन्होंने इलाज करवाया नहीं, तो क्या ये बाद में उसे ठीक करवा सकते हैं और वो पूर्णतः सही हो जाता है? हाँ, इट इज़ नेवर टू लेट। जब जागो तब सवेरा है। कितनी भी देर हो जाए उसे डॉक्टर को ले जाके दिखाना चाहिए। वो किस स्थिति में है इस वक्त, ये जो टेढ़ापन है उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाता है। प्लास्टर का जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है। प्लास्टर लगाने से उसकी जो तंतु, जो स्नायु रहते हैं, जो लिगामेंट्स रहते हैं, जो धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं बार बार प्लास्टर लगाने से। और उसके बाद भी अगर पैर पूरा सीधा नहीं हुआ है तो उसके ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑपरेशन भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग अवस्था में, अलग अलग उम्र में, अलग अलग भिन्न टाइप के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो सर ये ऑपरेशन को होने में कितना समय लगता है और ये ठीक होने में इसका कितना अवधि लगती है इसका? अगर शुरू से किया जाए तो 2-3 महीने के अंदर लगभग पैर पूरा सीधा हो जाता है। और सीधा हो जाने के बाद उसको ब्रेसिंग पहनना पड़ता है। बच्चे को ब्रेस लगाते हैं, स्पेशल प्रकार के जूते रहते हैं, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट, और वो जो उसको हर वक्त लगाना पड़ता है। बच्चा जब चलने फिरने लगता है तो फिर उसको सिर्फ रात के समय लगाते हैं। और ये स्प्लिंट लगाने के बाद पैर पूरा सीधा रहता है। ये उसको ज़िंदगी भर स्प्लिंट नहीं पहनना है। जब बच्चा चलने फिरने रहता है तब एक बार चलने फिरने लग जाता है तो स्प्लिंट वगैरह सिर्फ रात को पहनाते हैं, और वो भी कुछ वर्षों के बाद उसको बंद कर देते हैं। वो सामान्य जूता पहन सकता है। बच्चे दूसरे
सामान्य बच्चों की तरह खेलना कूदना स्कूल जाना सब कुछ कर सकता है। तो सर ये ब्रेसन आपने बोला स्प्लिंट, ये किस प्रकार से बनते हैं या होते क्या हैं जो बच्चों को पहनाए जाते हैं? स्पेशल स्प्लिंट होते हैं जिसे डेनिस ब्राउन स्प्लिंट कहते हैं, जो बच्चे का नाप लेके ब्रेस बनाने वाले बना देते हैं जी उसको लगा के रखना पड़ता है। जी। और ये हमने जब इनका इलाज करवाया तो क्या भविष्य में भी इसके दोबारा उत्पन्न होने के चांसेस होते हैं क्या? बहुत ज़्यादा सामान्य होता है। इसका जो मेन जो कारण होता है जिसके कारण उसको रिलैप्स या रिकरेंस कहते हैं हम, वो ठीक से फॉलोअप नहीं करने का, यानी इलाज हो जाने के बाद उसको फिर से ठीक से उसको नियमित रूप से डॉक्टर को नहीं दिखाना और दूसरा नहीं करना। इलाज कंप्लीट हो जाने के बाद भी उसको, जैसे रात को मैंने बताया, स्प्लिंट पहनना पड़ता है और उसके दिन के वक्त उसके माता पिता को मालिश करना पड़ता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर उन्हें बता देते हैं। उस मालिश को भी नियमित रूप से करना पड़ता है, अन्यथा जब बच्चे की ग्रोथ होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है, तो फिर से वो उसमें उसके जो टेंडन्स और लिगामेंट्स रहते हैं वो टाइट कड़े हो जाने की गुंजाइश रहती है और वापस जो टेढ़ापन है उसको हो जाने की गुंजाइश रहती है। तो ये जो अगर रिलैप्स हो जाता है, रिकरेंस हो जाता है, तब भी फिर से प्लास्टर लगाकर या फिर ऑपरेशन करके उसका इलाज किया जा सकता है। सर क्या इस इलाज के दौरान या जो इसके पूरे पैर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हमारे घुटने भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, घुटने और हमारे बैक में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जब पैरों की कोई भी विकृति होती है, तो क्या क्लब फुट में भी ऐसा कोई परेशानी देखी जाती है? हाँ, क्लब फुट का अगर इलाज ना करें तो बच्चा उस पैर के आउटर एस्पेक्ट, बाहरी हिस्से में चलता है, पैर यूँ रहता है, सामान्य ऐसा ना चल के वो बाहर के हिस्से में चलता है, तो उससे धीरे धीरे बाद में उसके कारण घुटने में, हिप में और कमर में, हड्डियों में टेढ़ापन ये सब हो सकता है और उसकी चाल भी असामान्य रहती है। शारीरिक विकास के साथ साथ थोड़ा सा मानसिक विकास भी गड़बड़ होता है, ख़राब लगता है देखने में, तो एक वो भी चिंता का विषय रहता है। इसलिए उसको इलाज करके पैर सीधा कर लिया जाए तो बिल्कुल ही सामान्य हो जाता है बच्चा। जी। तो किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए, जो भी पीड़ित व्यक्ति है या बच्चा है उसे किस प्रकार का अपना डाइट या अपने खान पान को रखना चाहिए? खान पान से इस विकार का कोई खास विशेष संबंध नहीं है। नॉर्मली जैसा बच्चा जो खाता है वो खाना चाहिए। बच्चों को दूध दही ये सब ज़्यादा खाते रहना चाहिए और न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। उससे इस बीमारी से ऐसा कोई सीधा संबंध नहीं है। हड्डियों में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? इस मतलब ये बेसिकली जो पैर में है वो हड्डी से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या हड्डी में भी कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं, हड्डियों में टेढ़ापन होता है, इसमें कमजोरी नहीं रहती है। अगर बच्चा चलते रहे तो बच्चा हड्डियां स्ट्रांग रहती हैं, पर मांसपेशियों में थोड़ी कमजोरी रहती है क्योंकि टेढ़ेपन होने के कारण, पर खान पान से उसमें कोई विशेष वो नहीं रहता है। सर इसके बचाव के तरीके क्या हैं और साथ ही इसके उपाय के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि इसका कोई यानी कारण नहीं पता, इसलिए हम इसको बचाव भी नहीं कर सकते। हम जान सकते हैं कि ये 20 सप्ताह की गर्भावस्था के बाद इसको ऐसा हो रहा है, तो उसका ये एक फ़ायदा होता है, अगर माता पिता को पता चल जाए कि बच्चे को पैर उसका जब वो पैदा होगा तो टेढ़ा रहेगा, तो उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से इकट्ठा कर सकता है, उसका इलाज त्वरित रूप से जल्दी से करा सकता है, कहाँ जाना है, क्या ये कर सकता है। यानी उसकी जानकारी ज़्यादा रहने से बच्चे को तुरंत इलाज मिलता है, उससे उसको फ़ायदा हो जाता है, जल्दी पैर ठीक हो जाता है। सर ये तो क्लब फुट की बात हुई, हम क्लब फुट की अभी आप उसके बारे में बता रहे थे, पर पैरों में कई भी अन्य प्रकार की भी विकृतियां होती हैं, अन्य प्रकार की भी परेशानियां होती हैं, तो वो उस कृपया हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। क्लब फुट के अलावा एक कंजेनाइटल डिस्लोकेशन ऑफ हिप होता है, इसमें जन्म से ही बच्चे का हिप का जोड़ जो है वो अपनी जगह पे नहीं रहता है, वो अलग रहता है, सरका रहता है। तो ये भी अलग अलग अवस्था के होते हैं, वो हल्का सा रहता है जिसमें डिस्प्लेजिया रहता है, माइल्ड सा रहता है, कोई बहुत ज़्यादा रहता है, और तो इसका इलाज भी उसके हिसाब से ही रहता है। इसको भी जैसे बच्चा पैदा होता है और हमें पता चल जाता है, उसको जांच करना पड़ता है, जो बच्चों के डॉक्टर या हड्डी के डॉक्टर देखने से उनको पता चल जाता है पैर छोटा या बड़ा होता है, एक पैर छोटा एक बड़ा, तो उसको जांच करने से पता लगता है। और एक्सरे की और सोनोग्राफी और एक्सरे से भी उसके हिप जॉइंट की डिस्लोकेशन को हम पता कर सकते हैं, फिर उसका इलाज रहता है। शुरू में जब अगर अर्ली स्टेज में आ जाता है तो उसका भी इलाज स्प्लिंट एक होता है, उसको पहनाते हैं बच्चों को। अगर उसके बाद भी अगर लेट स्टेज में आता है तो उसमें भी प्लास्टर लगाया जाता है। और सर क्षमा चाहूँगी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो,
हाँ जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम बताइए। मेरा नाम नीलकमल पटेल जी है। मैं सुहागपुर बड़ौदा बाजार जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी सर, अपना प्रश्न रखिए और कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। हाँ ठीक है मैम। जी, अपना प्रश्न रखिए। हाँ मैम बोलो ना। जी जी सर, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। मतलब मेरा बचपन से ही ना मैम पूरा मतलब सिर हिलता है। क्या सिर हिलता है? सर हिलता है? हाँ जी सर, सर हिलता है। आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी तो 18 हो गया है। और सिर हिलने की बीमारी है? हाँ हाँ। अच्छा, सिर हिलने की बीमारी है तो आपको ना ब्रेन के नस के जो डॉक्टर होते हैं, न्यूरो फिजिशियन, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। सिर हिलने की बीमारी कोई हड्डी से संबंधित नहीं है। उनको दिखाइए, वो बताएंगे आपके उसमें कुछ क्या है। जानकारी हासिल करने के बाद वो इसका इलाज। तो छोटा है सर। पैर छोटा है और सिर हिलता है? हाँ जी, एक नहीं पैर। मतलब सिर पहले से हिलता है बचपन से। नहीं, सर हिलता है और उनका एक पैर थोड़ा छोटा है, वो ऐसा एक बोल पैर रहे हैं। लंबाई में छोटा है। मतलब मेरा सर ही हिलता है सर। सर ही हिलता है? सर, आप अपने प्रश्न को सही ठीक से प्लीज पूछिए। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है हमारे तक आने पर। पैरों में कोई तकलीफ है क्या? पैरों में नहीं है सर। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के जन्मजात विकृतियों के बारे में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायद उनका प्रश्न कुछ संबंधित और नहीं है जी हमारे संबंधित नहीं चर्चा था के विषय से। जी, हाँ। पर हम आशा करते हैं कि उन्हें जो भी परेशानी हो वो बहुत जल्द ही दूर हो जाए। सर, आप बता रहे थे कि अन्य जो विकृतियां होती हैं हमारे हाँ, पैरों जैसा से मैं संबंधित। कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के बारे में कह रहा था, तो उसका भी इलाज पहले स्प्लिंट लगाने से होता है, और जब देर से आने से उसको भी प्लास्टर लगाते हैं। और अगर बच्चा 4-5 साल के बाद आता है तो उसमें ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कितना उसका सीवियर है, कितना उसको प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं कई प्रकार के हड्डियों के। उसको करके फिर उसको ठीक किया जा सकता है। तो सर, उसके साथ साथ क्या हमारे जो अपर हाफ जो बॉडी होती है उसमें भी क्या कोई फर्क मिलता है? क्या कोई परेशानी उसमें भी आती है? कभी कभी दूसरी परेशानियों के साथ भी ये परेशानी हो सकती है, पर जनरली ये अकेले ही होता है। ये जन्मजात ही होती है, मतलब ये इसको बाद में भी आ सकता है, अकर हो सकता है क्या? नहीं, ये कंजेनिटल डिसलोकेशन का मतलब जन्म से ही होता है, और ट्रॉमा के बाद में भी डिसलोकेशन हो सकता है, पर ये जन्म से ही संबंधित होती है बीमारी। जी जी। और अक्सर देखा गया है बच्चों में भी कि उनके पैर फ्लैट फुट बोला जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये फ्लैट फुट क्या होता है? सुनने में तो बहुत आया है। फ्लैट फुट भी बहुत सामान्य है, हर बच्चे का फुट फ्लैट ही होता है। यानी जितने सामान्य बच्चे रहते हैं फ्लैट फुट रहता है, तो अब नॉर्मल नहीं होता है। जैसे बच्चा चलने फिरने लगता है तो उसके जो पैर के जो तलवे की जो फैट रहती है वो एब्जॉर्ब होती है, तो उससे धीरे से आर्च डेवलप होता है। जब चलने फिरने लगता है तब भी उसके फुट का आर्च डेवलप होता है और नॉर्मल हो जाता है। पर ये सभी बच्चों में के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का आर्च डेवलप नहीं होता है। तो उसका भी इलाज पहले, अगर यानी जब वो बच्चा चलना लग जाता है तभी समझ में आता है कि उसका आर्च यानी डेवलप नहीं हो रहा है, तो उसमें उसकी जो इलाज होता है वो उसका मालिश करना पड़ता है। उसको कुछ एक जूते में आर्च सपोर्ट पहनाना पड़ता है, और उसको फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो एक्सरसाइज कराना पड़ता है। धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। जी जी। सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना नाम और अपने शहर का नाम बताइए प्लीज। मैं नाथगांव जिला पटेवा से बोल रहा हूँ। जी जी सर, आप अपना प्रश्न पूछिए। वो मेरा जो छोटा वाला बच्चा है 1.5 साल का है अभी। जी हाँ जी जी सर। वो जो मेरा छोटे बच्चे का पैर, जो बायां पैर है वो दाएं पैर की तरफ थोड़ा हल्का सा मुड़ा हुआ है। पंजा मुड़ा हुआ है? हाँ, पंजा मुड़ा हुआ है चलते वक्त, और सीधा नहीं होता है। आप उसको दूसरे तरफ घुमाते हैं तो सीधा नहीं होता है? नहीं, वो मतलब होता तो है, लेकिन जैसा उसको कोई तकलीफ नहीं है।
सर आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा धीमा कर लीजिए। हाँ जी। तो वो अगर पैर उसका दूसरे तरफ खींचने से सीधा हो जाता है तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। कई बार बच्चे पैर टेढ़ा करके चलने की उनको ये रहता है, उन्हें अगर आप टोकेंगे ठीक से चलेगा तो वो ठीक से हो जाता है। पर अगर वो सीधा नहीं होता है, टेढ़ापन बना ही रहता है, तो अपने पास के अस्पताल में जाके वहाँ हड्डी के डॉक्टर या बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है वो क्लब फुट का थोड़ा सा अर्ली स्टेज हो, छोटा सा यानी सामान्य थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो, तो वो उनको देख के उसको स्ट्रेचिंग करवाना या प्लास्टर लगाने की आपको सलाह दे सकते हैं। पर डॉक्टर को ले आके दिखा दीजिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, इसमें कुछ परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, टेढ़ापन सीधा हो जाता है खींचने से, तो आप वो प्रक्रिया सीख लीजिए, मालिश किया करिए और बच्चे को बोलिए कि थोड़ा सीधा करके चले पैर को। कई बार उससे भी ठीक हो जाता है। पर एक बार जाके ज़रूर दिखाइए, हो सकता है थोड़ा मालिश करना या प्लास्टर लगाने की ज़रूरत पड़े। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपने जैसे क्लब फुट के बारे में बताया कि वो पैर अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं और कई बार हमने देखा है कि वो पैर का कुछ शेप ऐसा बना रहता है, बाहर की तरफ मुड़े रहते हैं। तो क्या ये भी क्लब फुट का ही है? हाँ, अपोजिट डिफॉर्मिटी होती है, उसको कैल्किनियो वेल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं। वो पैर ऐसा इक्वाइनोवेरस या इक्वाइनस यानी इस डिफॉर्मिटी को इक्वाइनस कहते हैं और अंदर की तरफ मुड़ने को वेरस कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कैल्केनियस है, जो पैर बाहर के ऊपर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ कैल्केनियो वेल्गस। ये डिफॉर्मिटी थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होती है, इसको यानी ठीक करने में ज़्यादा मुश्किल रहती है। उतना आसानी से सीटी क्लब फुट की जैसी वो नहीं ठीक होती है। पर अगेन इसका इलाज वैसा ही है, मालिश करना है, प्लास्टर लगाना है और फिर ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है। ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जी, और जैसे ऑपरेशन करवा रहे हैं, ऑपरेशन से उस समय तक तो ठीक हो गया, लेकिन वो इन फ्यूचर फिर से आ गया तो क्या दोबारा ऑपरेशन करना पड़ सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दोबारा ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लब फुट के बच्चे बड़े होने के बावजूद भी जब आते हैं तो भी उसका इलाज कर सकते हैं। तब थोड़ा सा ज़्यादा उम्र हो जाने से जो उसका परिणाम आता है इलाज का, वो वांछित एकदम 100% नहीं रहता, पर काफ़ी अच्छा रहता है। पैर फिर भी सीधा हो जाता है, पर थोड़ा इलाज के बाद हल्का सा पैर में छोटापन और थोड़ा सा दूसरे पैर की तुलना में थोड़ा सा वो दुबला रहता है। पर सामान्य चलने में और दूसरे काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती, एकदम सामान्य हो जाता है मरीज, चाहे कोई भी उम्र में आए। ऑपरेशन का टाइप बदल जाता है, हड्डियों का ऑपरेशन करना पड़ता है, मांसपेशियों का करना पड़ता है। वो किस अवस्था में मरीज आपके पास आया, किस उम्र में आया है, कितना उसका सीवियर है वो प्रॉब्लम, कितना कड़ा है, उसमें लचीलापन कितना है, वो सबको देखकर ये इलाज किया जाता है। पर हो जाता है, कोई भी उम्र हो इसका इलाज हो जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, जब जागो तब सवेरा है। जी, बहुत सही बात कही सर आपने। और जो छोटे शिशु होते हैं उनकी तो खैर हड्डियां बहुत नर्म होती है और उन्हें मालिश से काफ़ी ज़्यादा ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो बड़े हो चुके हैं बच्चे, तो क्या उन्हें भी कोई मालिश का तरीका या कोई व्यायाम का तरीका है जिससे वो अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो क्लब फुट की परेशानी है, उसे ठीक कर सकते हैं? मालिश तो बड़े बच्चों को भी कर सकते हैं। मालिश का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि वो जो ऑपरेशन करने के पहले जो टिश्यू रहते हैं, ऊतक रहते हैं, जो कड़े हो गए, उनको वो थोड़ा सा नरम कर देता है। तो उससे ऑपरेशन में सर्जन को थोड़ा सुविधा रहती है और वांछित परिणाम मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। जी सर, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को कृपया एक संदेश दीजिए जिससे वो अपना निरोगी जीवन जी सके और बच्चे दौड़ते भागते रहें हमेशा। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि क्लब फुट जैसी बीमारी पूरी तरह से इलाज करने के लायक होती है, पूरा तरह से ठीक हो जाती है और उसको सही समय पे जितना जल्दी आप डॉक्टर से उसकी सलाह लें और उसका इलाज कर लें तब ठीक है। पर देर भी हो जाने से पीछे मत हटिए, अब की बहुत देर हो गई है, मुझे इलाज नहीं करना है। जब भी आपको लगे आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसका इलाज कराइए और लगभग पूर्णतः वो ठीक हो जाता है, इसलिए उसको ज़रूर दिखाइए डॉक्टर को। यही मेरा संदेश है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप नमस्कार। तो देखा दर्शकों, सर के माध्यम से कितनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्राप्त हुई और इसी प्रकार हमसे बने रहिए। मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। Thank you.